नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने YouTube चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़ें में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मुक्तिबोध की कविता ओरांग उटांग की विशेषताएं बताऊंगी, साथ ही ओरांग उटांग कविता के पद्यांश की व्याख्या भी बताऊंगी। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में विशिष्ट व्यंजनाओं के लिए विशिष्ट और अजीब शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ओरांग उटांग उसी में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ न निकल पाने के कारण कविता के अनुसार मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है ये ओरांग उटांग। मनुष्य के अंदर स्वार्थी, हिंसक एवं पाशविक प्रवृत्तियां सदा से ही विद्यमान रही है। यह कह सकते हैं कि आदि मानव का प्रतीक है ओरांग उटांग, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है। मनुष्य के अंदर हिंसक और पाशविक प्रवृत्तियां भी विद्यमान है। स्वार्थी प्रवृत्तियां उससे भी अधिक मात्रा में उसके अंदर रहती है, और यही स्वार्थी प्रवृत्ति जिसमें वो अपने स्वहित की साधना करना चाहता है के कारण कभी कभी हिंसक हो जाता है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा या धर्म प्रवर्तक और गुरुओं के द्वारा मनुष्य को बताया गया है कि हिंसक होने से अहिंसक होना अधिक सही है। गुरुओं के द्वारा ये भी बताया गया है कि मनुष्य मूलतः आनंद में रहने वाला प्राणी है, और ऐसी स्थिति में आनंद हिंसा के द्वारा नहीं आ सकता है। अहिंसक होना ही उसके लिए सही है। मानव सभ्यता की मांग भी यही है। सभ्यता की ऊंचाई का दर्शन भी यही है, उदात्त रूप भी यही है। लेकिन मूलतः मनुष्य स्वार्थी है, आदमी स्वार्थी है, और अपने स्वार्थ हित की साधना के लिए, अपने हित की साधना के लिए वो कुछ भी करने से नहीं कतराता है। ऐसी स्थिति में जब हम सभ्यता के विकास की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम मानव में मानवता की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र और विश्व की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम परिवार और समाज की बात करते हैं, तो मनुष्य को सभ्य होना चाहिए। मनुष्य सभ्य दिखने लगा है, दिखाई देता है वो सफ़ेद कपड़ों में, दिखाई देता है वो अहिंसक रूप से, दिखाई देता है विभिन्न वार्ताओं और बैठकों के द्वारा समस्याओं को हल करता हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक पशु विद्यमान है, एक पाशविक वृत्ति विद्यमान है। वो उभर उभर करके उसके सामने आती है, वो दबाता जाता है, उसको छिपाता जाता है, और वो उभर करके दिखाई देने लगती है। यही स्थिति यहाँ पर ओरांग उटांग नामक कविता में है। ओरांग उटांग एक पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के मन में विद्यमान है, लेकिन ऊपर से कर्ता अर्थात कवि सभ्य दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की प्रवृत्ति उभर उभर करके सामने आ रही है। फ्रायड और नृत्य तत्व शास्त्र के अनुसार मनुष्य के मन में या मनुष्य के मस्तिष्क में या अचेतन मन में एक गुहांधकार विद्यमान है। वहाँ विभिन्न प्रकार की अचेतन मानसिक स्थितियां विद्यमान है। तभी तो वो कहता है संदूक के अंदर संदूक बंद है। अब ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि कौन बंद करता है उसको, वो कहते हैं कि कथ्य के भीतर एक अनुरोधी विरुद्ध विपरीत नेपथ्य संगीत, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ, कोठे के सांवले गुहांधकार में मजबूत संदूक। वो मजबूत संदूक रखी हुई है, उसके अंदर मस्तिष्क के गुहांधकार में एक मजबूत संदूक रखी है, उसके अंदर ओरांग उटांग विद्यमान है। वो कभी कभी पूछते हैं कि वो यक्ष है, वो आदि मानव है। अब उस संदूक में किसने उसको बंद कर दिया है? उस संदूक में मनुष्य की सभ्य दिखने की होड़ ने उसके अंदर को अपने अंदर
बंद कर दिया है। मनुष्य सभ्य दिखना चाहता है और सभ्य दिखने की एक प्रतिद्वंदिता भी चल रही है कि मैं तुमसे अधिक सभ्य हूँ, हमारा राष्ट्र तुम्हारे राष्ट्र से अधिक सभ्य है। लेकिन उसके अंदर स्वार्थ अभी भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो स्वार्थी प्रवृत्तियों को सही ठहराते हैं, और जब स्वयं की व्यक्तिगत सुख की बात करते हैं तो हम स्वार्थी प्रवृत्ति को गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत कह देते हैं। ये तार्किक विचारधारा जो कि मनुष्य को जैसा है वैसा नहीं बता करके मनुष्य को जैसा होना चाहिए वैसा बताती है, ये तार्किक विचारधारा के कारण मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति अंदर से अंदर मनुष्य ने अपने अंदर बंद कर दी है, अपने संदूक में बंद कर दी है। ये वही एक व्यक्ति ही है जो अपने अंदर इस स्वार्थ को बंद कर रहा है, व्यक्ति ही है जो अपने अंदर बंद स्वार्थ को नहीं दिखाना चाह रहा है, ऊपर से सभ्य दिखाना चाहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो हम कहते हैं कि वो सही है, लेकिन एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को मारता है तो हम कहते हैं कि ये गलत है। तो ये तर्क ने, ये सभ्य दिखने के तर्क ने, वास्तव में हम सभ्य हुए नहीं हैं, सभ्य दिख रहे हैं। सभ्यता हम में आई नहीं है। हम सभ्यता आना तो यह होता है कि हमारे अंदर की पाशविक प्रवृत्तियों का समाप्त हो जाना, लेकिन समाप्त नहीं हुई है, बस वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और वही व्यक्ति है जो इसको बंद कर देता है और अपने अंदर, और मनुष्य ने ही बंद कर दिया है। और यही बंद कर देना, वास्तव में मनुष्य अलग है, दिखता अलग है। यही कारण है कि उसके अंदर इतनी अधिक हलचल दिखाई देती है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए और जितनी हिंसाएं हुई है, उतनी हिंसा राजनीतिक कारणों से भी नहीं हुई है। यही कारण है कि राष्ट्र अपने लोगों को सुख देने की बात करता है, लोक हितकारी बात करता है, लेकिन लगातार हिंसा का सहारा लेता रहता है। और यही कारण है कि हम अंदर से आज भी आदि मानव है, लेकिन ऊपर से हम सभ्य दिखने की कोशिश करते हैं, सभ्य होने की कोशिश करते हैं। और यही दो स्थितियां, वास्तविकता की स्थिति और दिखाई देने वाली स्थिति में अंतर होने के कारण इतनी अधिक हलचल दिखाई देती है, इतनी अधिक द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मुक्तिबोध कहते हैं कि स्वप्न के भीतर एक स्वप्न और उस संदूक के भीतर कोई बंद है, कोई बंद है। स्वप्न विचारधारा मानसिक जगत की क्रियाएं, ये क्रियाएं मानसिक ऊहापोह से ग्रस्त मस्तिष्क में घटित हो रही है। संदूक में, जो संदूक में बंद है, पाठक के मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर देता है कि वो कौन है, उसको किसने बंद किया है। वो वही व्यक्ति है, उसी ने उसको बंद किया है। और ये बंद करना और दिखना ही हलचल का कारण दिखाई देता है। और ये दिखना हलचल का कारण है, यही कारण है जो मानव मन में हलचल पैदा करता है, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में हलचल पैदा करता है। कविता का कर्ता में एक करीने से सजे संस्कृत प्रभामय वातावरण में बैठा हुआ है। वहाँ पर बहस हो रही है, लोक जीवन के सुधार की बहस हो रही है। जो व्यक्ति लोग मूल धारा में नहीं है, उनको मूल धारा में लाने की बहस हो रही है, बात हो रही है। नियम और कानून बनाने की बात हो रही है, लोक हितकारी राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, लोक हितकारी लोगों की बात हो रही है, शिक्षा जगत कैसा होना चाहिए की बात हो रही है, जन सामान्य को किस प्रकार की शिक्षा मिल सके जिससे वो सत्य और अहिंसा की बात कर सके, वो बात हो रही है। लेकिन वो उसके अंदर का बैठा हुआ ओरांग उटांग, अर्थात उसके अंदर की जो पाशविक प्रवृत्ति है, वो उभर के उसके सामने आ जाती है। कर्तावाचक नायक कोई को अपने अंदर ही पाता है। यक्ष या कि ओरांग उटांग हाय न यक्ष है। कर्ता का नायक जानता है कि उसके भीतर, प्रकोष्ठों के भीतर एक ओरांग उटांग आदि वन मानुष का रूप है, जिसका संबंध कर्ता की मानसिक हलचलों से है। वह जानता है कि वो सुसंस्कृत सभ्य बहस का हिस्सा ले रहा है।
और यहाँ पर उसका वास्तविक रूप दिखाई नहीं देना चाहिए। ये वहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं। वास्तविक रूप यदि दिखाई दे जाएगा तो सर्वहारा वर्ग उसकी हिंसा भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है, उस पर गोली भी दाग सकता है। इसीलिए उसका वास्तविक रूप नहीं दिखाई देना चाहिए और इसी कारण वो ओरांग उटांग से सतर्क है, क्योंकि कर्ता पेटी बुर्जुआ है और ओरांग उटांग उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला है। वो पूंजीपति है कर्ता, और पूंजीपति है लेकिन लोकहितकारी राज्य का व्यक्ति भी है। उस पर नियम के निर्माण का भार भी है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर की प्रवृत्ति उभर करके सामने आ जाएगी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो वो सोचता है और मैं विद्रूप वेदना से ग्रस्त हो करता हूँ धड़ से बंद वह संदूक, करता हूँ महसूस हाथ में पिस्तौल बंदूक। अगर कहीं पेटी वह खुल जाए, ओरांग ओटांग यदि उसमें से उठ पड़े, धाएं धाएं गोली दागी जाएगी। रक्ताब फैला हुआ सब और ओरांग उटांग का लाल लाल खून तत्काल। ताला लगा देता हूँ मैं पेटी का, बंद है संदूक। अब इस प्रकोष्ठ के बाहर आ अनेक कमरों को पार करता हुआ संस्कृत प्रभा में अध्ययन गृह में अदृश्य रूप से प्रवेश कर चली हुई बहस में भाग ले रहा हूँ। सोचता हूँ विवाद में ग्रस्त कई लोग, कई तल, और इस तरह से उसके अंदर की प्रवृत्ति को वो दबा देते हैं और दबाकर लोकहितकारी योजनाओं में शामिल हो जाते हैं। लोकहितकारी दिखनी चाहिए, वास्तव में तो कुछ लोगों के हित के साधन के लिए ही हित की पूर्ति के लिए ही सारी योजनाएं बना करती है, लेकिन लोकहितकारी राज्य में इसी प्रकार का दिखना सही रहता है। ये स्थिति यहाँ पर इस कविता में आई है और सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना। वो लोग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं। अब ये हम कैसे हैं, इस कविता का मूल रूप से मूल उद्देश्य या मूल भाव हम कह सकते हैं कि यह है कि कर्तावाचक कवि अपने आप को ओरांग उटांग से मुक्त करना चाहता है। वो पूर्णतः हमेशा के लिए ही सभ्य दिख जाना चाहता है और ओरांग उटांग से मुक्ति ही इस कविता का मूल लक्ष्य है। इस कविता में वो कर्तावाचक कवि ओरांग उटांग उभर आने के कारण शर्मिंदा भी होता है। वो डरता है कि यहाँ पर यदि कोई देख लेंगे तो फिर क्या होगा। इस तरह की बात से वो शर्मिंदा होता है और कहता है स्वयं की ग्रीवा पर फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल और शब्दों पर उगे हुए बाल तथा वाक्यों में ओरांग उटांग के बढ़े हुए नाखून। मतलब आदि मानव है वो अंदर से, लेकिन वो दिखना नहीं चाहता और वो जब दिखाई दे जाता है तो शर्मिंदा भी होता है और वो लगातार ये डरा रहता है कि ये चीज़ या उसके अंदर की वास्तविकता कभी भी दिखाई ना दे। लेकिन कर्ता में एक द्वंद्व भी है, कवि में एक द्वंद्व भी है कि अंदर से वो भी वैसा ही है जैसा सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बार वो पूछता है कि कैसे सत्य है। ढाक रखना चाहते हैं बड़े बड़े नाखून, किसके लिए हैं ये बाघनक। कौन अभागा वह, कौन अभागा वह, कौन है अभागा जिसके लिए नाखून को ढकना चाहते हैं और ये नाखून की पैनी मार उसके ऊपर डालना चाहते हैं। वो अभागा सर्वहारा वर्ग ही है। इस चिंता से ग्रस्त भी है कवि, लेकिन वो अपने हित स्वार्थी प्रवृत्तियों को छोड़ना भी नहीं चाहता है। ये स्थिति है। एक फैंटेसी का निर्माण इस कविता में किया गया है, एक जादुई कथा का निर्माण इस कविता में किया गया है। और जादुई कथा ये है कि कवि के लेखक के अंदर या कर्ता के अंदर एक और व्यक्ति विद्यमान है और वो व्यक्ति किस तरह से उसे विचलित कर रहा है। वो ये है इस कथा के माध्यम से मानव मन में उपस्थित सभी हलचलों को कवि व्यक्त कर रहे हैं या मुक्ति बोध व्यक्त कर रहे हैं। प्रतीकात्मकता इस कविता की मूल
रूप से कविता में मूल रूप से विद्यमान है। ओरांग उटांग भी मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है और कवि स्वयं या कर्ता या मुक्तिबोध स्वयं ऊपर से दिखती हुई मनुष्य की सभ्य जगत की या सभ्य दुनिया का प्रतीक है। उनके अंदर एक द्वंद्व है और द्वंद्व सर्वहारा वर्ग के लिए है। बिंबात्मकता सर्वत्र मुक्तिबोध की कविता में दिखाई देती है। संवेदी बिंब यहाँ पर पूरी तरह से विद्यमान है। कभी वो घ्राण रूप में दिखाई देता है और कभी दृश्य रूप में दिखाई देता है। जैसे वो कहते हैं, मैं करीने से सजे हुए संस्कृत प्रभामय अध्ययन गृह में बहस उठ खड़ी जब होती है, विवाद में हिस्सा लेता हुआ मैं सुनता हूँ ध्यान से। यहाँ पर दृश्य बिंब है। इसके अलावा छंद मुक्त कविता मुक्तिबोध की विशेषता है और अपनी फैंटेसी के द्वारा प्रतीकात्मक शैली में बिंबात्मकता के साथ मुक्तिबोध ओरांग उटांग कविता में के द्वारा ओरांग उटांग से मुक्ति की इच्छा को व्यक्त करते हैं। एक सभ्य व्यक्ति अपने आदि मानव से मुक्त होना चाहता है, इस इच्छा को व्यक्त करते हैं। वास्तविकता में नहीं, दिखने के लिए, केवल दिखाई ना दे ऐसी स्थिति वो चाहता है। अब मैं ओरांग उटांग कविता के पद्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ। और मैं विद्रूप वेदना से ग्रस्त हो करता हूँ धड़ से बंद वह संदूक। मैं विद्रूप वेदना से ग्रस्त हो करके धड़ से उस संदूक को बंद कर देता हूँ। कौन सा संदूक है? संदूक है जिसमें ओरांग उटांग विद्यमान है। ओरांग उटांग रह रहा है, उभर उभर करके सामने आता है। वो जिसको मैंने स्वयं ही बंद किया है। मैंने सभ्य दिखने की होड़ में अपने अंदर के स्वार्थी या मानसिक हलचलों को बंद कर दिया है, स्वार्थी प्रवृत्ति को बंद कर दिया है। करता हूँ महसूस हाथ में पिस्तौल बंदूक। अब मैं महसूस करता हूँ कि हाथ में पिस्तौल है कि बंदूक है और मैं उसको मार देना चाहता हूँ, समाप्त कर देना चाहता हूँ। अगर कहीं पेटी वह खुल जाए, ओरांग उटांग यदि उसमें से उठ पड़े, धाएं धाएं गोली दागी जाएगी। कवि ये भी सोचते हैं, मुक्तिबोध ये भी सोचते हैं कि यदि पेटी खुल जाएगी, ओरांग उटांग उसमें से जाग जाएगा या आदि मानव के रूप में मनुष्य दिखाई देने लग जाएगा, तो एक वर्ग के द्वारा गोली दाग दी जाएगी या लोक हितकारी राज्य के द्वारा गोली दाग दी जाएगी और उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें व्यंजना यह है कि मनुष्य वास्तव में तो आदि मानव है, लेकिन लोक हितकारी राज्य की धारणा के अनुसार वो वैसा दिखता नहीं है। और यदि दिखने लग जाए तो लोक हितकारी राज्य या राष्ट्र के कानून उस मनुष्य को समाप्त करने में देरी नहीं लगाएंगे। मतलब सारा के सारा ऊपरी स्तर पर हो रहा है। वास्तविकता के धरातल पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, या नहीं हो रहा है, या नहीं हो पा रहा है, या नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य मूलतः केवल अपना ही कल्याण करना चाहता है। भौतिक सुविधाएं सारी अपने अंदर ही समाहित कर लेना चाहता है या अपने लिए ही एकत्रित कर लेना चाहता है। तो वो डरते हैं कि वो वास्तविकता यदि नजर आ जाएगी तो कानून के द्वारा मुझे मार दिया जाएगा, व्यक्ति को मार दिया जाएगा, मुक्तिबोध को मार दिया जाएगा। मतलब योजनाओं के द्वारा आप किसी की हत्या कर देते हो, लेकिन यदि आप हत्या कर देने में सिद्ध हो जाते हो या कोई व्यक्ति किसी परेशानी में किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए सजा है। लेकिन राज्य ऊपर से लोक हितकारी दिखते हुए आप कितने ही लोगों का अहित कर देते हैं तो भी वो इस योजनाओं में या इन स्थितियों में या आज की सच्चाई में सही है। यह स्थिति यहाँ पर व्यक्त हुई है। रक्ताब फैला हुआ सब और आंग उटांग का लाल लाल खून तत्काल ताला लगा देता हूँ मैं पेटी का, बंद है संदूक। और इस तरह से मैं संदूक को बंद कर देता हूँ, पेटी का ताला लगा देता हूँ। अर्थात बुर्जुआ करता, पेटी बुर्जुआ करता अपने अंदर की पाशविक प्रवृत्ति को ताले में बंद कर देता है या दबा देता है, बाहर दिखाई नहीं देने देता है। अब इस प्रकोष्ठ के बाहर अनेक कमरों को पार करता हुआ संस्कृत प्रभा में अध्ययन गृह में अदृश्य रूप से प्रवेश कर चली हुई बहस में भाग ले रहा हूँ। सोचता हूँ विवाद में ग्रस्त कई लोग, कई तल, और मैं
अब अपने दूसरे कमरे से बाहर आकर के या अपने प्रकोष्ठ से बाहर आकर के, मन के गुहांधकार से बाहर आकर के मैं उस प्रभामय वातावरण में, जहाँ पर बहस हो रही है, जहाँ विवाद हो रहे हैं, जहाँ कानून बनने वाले हैं, वहाँ पर आकर के हिस्सा लेता हूँ। वहाँ पर आकर के मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ पर कई लोग विवादों में फंसे हुए हैं, विवाद में ग्रस्त हैं। सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने, और सत्य के बहाने अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अहम को तथ्य के बहाने स्थापित करना चाहते हैं। मतलब अपना सुख चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए या अपने हित के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन तथ्य यह देते हैं कि इस योजना से, इस नियम से, इस कानून से सारी जनता का भला होगा, संपूर्ण देश का भला होगा, और इस तर्क के द्वारा वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। अर्थात आदि मानव सीधे सीधे अपने बग नखों से स्वार्थ की सिद्धि करता था, व्यक्ति को मार देता था और खा लेता था, जीवों को मार देता था और खा लेता था, और आज बग नखों को छुपा करके वही कार्य वो अलग तरीके से कर रहे हैं, और यह स्थिति सर्वत्र व्याप्त है। मुक्तिबोध इसी स्थिति को इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। मेरी जीभ एकाएक तालू से चिपकती, अक्ल क्षारयुक्त सी होती, और मेरी आंखें उन बहस करने वालों के कपड़ों में छिपी हुई सघन रहस्यमय लंबी पूंछ देखती, और मैं सोचता हूँ कैसे सत्य है। अर्थात मेरी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आता है कि तथ्य के बहाने किस तरह से स्वार्थ की सिद्धि की जा रही है, ये विचार आते ही मेरी जीभ तालू में बोल ही नहीं पा रहा हूँ, बोलने की इच्छा होते हुए भी बोलने की स्थिति में नहीं आ पा रहा हूँ। अक्ल क्षार युक्त सी होती, और जो मेरी अक्ल है वो नमक युक्त हो जाती है, या कह सकते हैं कि अक्ल भी अब सच्चाई से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और मेरी आंखें इन बहस करने वाले लोगों के कपड़ों के भीतर छिपे हुए आदि मानव को देख रही है, पशु को देख रही है, पशु के बाल और उसकी पूंछ को देख रही है कि किस तरह से ये पशु मनुष्य रूप में यहाँ पर बैठे हैं, मनुष्य के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने हित की साधना कर रहे हैं। कैसे सत्य है, कैसी सच्चाई है, ये ढाक रखना चाहते हैं। बड़े बड़े नाखून किसके लिए हैं? वे बागनक, कौन अभागा वह। ये कैसी सच्चाई आ गई है कि अपने बड़े बड़े नाखूनों को ढक कर के रखना चाहते हैं। कवि सोचते हैं, कर्ता सोचते हैं, मुक्तिबोध सोचते हैं कि ये जो बाघ नख है वो किसके लिए है, कौन है वो जो इन योजनाओं का शिकार हो करके अपने आप को समाप्त करने वाला है। कौन है वो जिसके लिए ये कानून बन रहे हैं और उस कानून की मार उस पर पड़ने वाली है। वो कौन है? वो जो जनता है, जन सामान्य है, जो प्रजा है, जो लोक जीवन है, वो कितना अभागा है। ये बात मुक्तिबोध यहाँ पर सोचते हैं, कवि यहाँ पर सोचते हैं। तो इस तरीके से ओरांग उटांग कविता में ओरांग उटांग मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों का सूचक है। कर्ता एक सभ्य दिखने वाला कवि है, मुक्तिबोध है, जो बहस में हिस्सा लेता है, कानूनों में भाग लेता है, कानून का निर्माण करता है। रह रहकर ओरांग उटांग उसके अंदर उभर करके सामने आता है। लेकिन आज समाज ये नहीं चाहता कि ओरांग उटांग दिखाई दे, इसीलिए वो कर्ता उसे दबाने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। और वो ये जानते हैं कि समाज के सामने, जो कि सभ्य समाज है, सभ्य दिखने वाला समाज है, के सामने मनुष्य वास्तविक रूप में सामने आ गया तो कानून उसे जीने नहीं देगा, कानून उसे समाप्त कर देगा। ये इस स्थिति से बचने के लिए वो लगातार ओरांग उटांग को अपने अंदर ही दफन करते चले जाते हैं, दफन करने की कोशिश करते हैं, और वो शर्मिंदा भी होते हैं सभ्य समाज में अपने इस रूप के सामने आ जाने की स्थिति को लेकर के। सभ्य समाज में बहस चलती है, संस्कृत प्रभामय वातावरण है, और इस वातावरण में नियमों का निर्माण होता है। लेकिन कवि द्वंद्वात्मक स्थिति में भी है, और वो ये देखता है कि
ये जो समाज के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा या एक समिति या कमेटी के द्वारा जो नियम बन रहे हैं वो सर्वहारा वर्ग या समाज के निम्न स्तर के जो लोग हैं उनके लिए कितने अहितकारी हैं, इस द्वंद का भी वो शिकार होता है। मतलब एक और तो वो उस बहस में हिस्सा ले रहा है जिसमें समाज के लिए कानून बन रहे हैं, लोगों के लिए, प्रजा के लिए, सर्वहारा के लिए द्वंद, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, दरिद्र है, भूखा है, गरीब है, उसके लिए कानून बन रहे हैं, भूख को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं, उसके लिए पैसा एकत्रित हो रहा है, लेकिन उन पैसों से या उन उपायों से उन्हीं लोगों की जेब भर रही है जो इस समाज के कर्ता धर्ता कहलाते हैं या जो पूंजीपति हैं, जो सामंत हैं। तो तीन तरह की स्थितियां यहाँ पर व्यक्त हुई है। एक कवि जो सभ्य दिख रहा है, कर्ता है, दूसरा उसके अंदर ओरांग उटांग है, और तीसरा वो द्वंद में भी आ जाता है और द्वंद में आकर पूंजीपति पेटी बुर्जुआ होते हुए भी कहीं ना कहीं लोकहित की बात देखता है। तो फैंटेसी, प्रतीक, बिंब, मुक्त छंद के द्वारा मुक्तिबोध यहाँ मनुष्य की या समाज की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।